Hello everyone, class 8 history chapter 5 when people rebel 1857 and after. Policy and the people 1857 की सिचुएशन को पढ़ेंगे और उसके बाद की सिचुएशन को पढ़ेंगे। हम लोगों ने पढ़ा ही है ये ब्रिटिशर कितने बुरी तरह से टॉर्चर किए फार्मर्स को, ट्राइबल्स को और सोसाइटी के लोगों को, और ये सब ब्रिटिशर रूल से खुश भी नहीं थे। ब्रिटिश की पॉलिसी की वजह से लोगों पे क्या इफेक्ट पड़ा, इफेक्ट हुआ लोग, किंग्स, क्वींस, पीजेंट्स, लैंडलॉर्ड्स, ट्राइबल्स, सोल्जर्स, ये सब अलग अलग कारणों के वजह से इफेक्ट हुए। ये ब्रिटिश के लॉ से परेशान थे। पॉलिसी जो ब्रिटिशर ने बनाई उसके अगेंस्ट आवाज भी उठाई और ऐसा एक्शन किया जो उनके खुद के इंटरेस्ट के अगेंस्ट किया, खुद के सेंटिमेंट के खिलाफ किया। नवाब्स लॉस देयर पावर। पहले राजा और नवाब ट्राइबल चीफ एक पार्टिकुलर प्लेस के रूलर्स थे, बट ये ब्रिटिश के आने के बाद राजा, नवाब, ट्राइबल चीफ की पावर को कम कर रही थी। मिड 18 के बाद बात है, राजा, नवाब, ट्राइबल चीफ्स की ऑथोरिटी और ऑनर कम होता जा रहा था। रेसिडेंट को दरबार में बिठा दिया गया और ये सब अपनी मर्जी से डिसीजन नहीं ले सकते थे, और अगर कुछ डिसीजन लेना है तो उनको रेसिडेंट से उस मैटर के ऊपर डिस्कस करना पड़ेगा। रेसिडेंट से डिस्कशन करना पड़ेगा। रेसिडेंट्स ना एक ब्रिटिश के एजेंट्स की जैसे थे, और अगर पुराने रूलर कुछ डिसीजन लेते हैं तो उनको रेसिडेंट को वो मैटर पे डिस्कस करना पड़ता था, और वो ब्रिटिश के सपोर्ट में अगर नहीं हुआ वो मैटर, और ये चुगली करने का काम रेसिडेंट करेगी, ये जाकर के ब्रिटिश को बता देगी कि ये चल रहा है। नवाब के आर्म फोर्स को भी लेस कम कर दिया था, जैसे एक हो गया सब्सिडरी अलायंस। आर्म्ड फोर्स कम करा, रेवेन्यू टेरिटरीज को छीन लिया था। नवाब सब का पुराने रूल का जो वो था ना, एक रूलर वाला ऑथोरिटी जो होता है ना, वो धीरे धीरे करके खोने लगे। रूलिंग फैमिलीज ने कई बार नेगोशिएट करने की कोशिश की कंपनी के साथ, ताकि नवाब सब की ऑथोरिटी बच सके। रानी लक्ष्मीबाई जी उनके एडॉप्टेड सोन को उनका राज का नेक्स्ट किंग बनाना चाहती थी राजा के मरने के बाद। फिर लॉर्ड डलहौजी डॉक्ट्री ऑफ लेफ्ट लाए, उस हिसाब से कोई भी एडॉप्टेड सोन राज दरबार संभाल नहीं सकता। रानी लक्ष्मीबाई जी को प्रॉब्लम फेस करना पड़ा। उनका खुद का कोई बच्चा नहीं था, इसलिए वो चाहती थी कि अब नेक्स्ट किंग रानी लक्ष्मीबाई के जो एडॉप्टेड सोन है उनको बना दे। नाना साहिब एडॉप्टेड सोन थे, नाना पेशवा बाजीराव टू के, और वो चाहते थे कि उनके पिता की जो पेंशन मिलती है अब वो पेंशन उन्हें भी मिले, जो उनके पिताजी को रेस्पेक्ट मिलता है उन्हें मिले। और जो कंपनी ये सब बात को नहीं मानी, कंपनी अपनी पावर को लेकर के काफी कॉन्फिडेंस थी, सुपीरियरिटी थी, मिलिट्री पावर्स बहुत है, और ये लोग ईस्ट इंडिया कंपनी का कुछ बिगाड़ नहीं सकते। राजा अपना फोर्स नहीं रख सकते थे। अवध लास्ट टेरिटरीज थे एनेक्सेट वाले, कब्जा वाले, जिनको कंपनी ने कब्जा कर लिया था 1801 में, और 1856 तक टेक ओवर कर दिया। राजा को हटा के कंपनी का रूल सेटल कर दिया। डलहौजी ने डिक्लेयर किया ये टेरिटरी
ठीक से गवर्न नहीं हो रही है, अच्छे से रूल नहीं हो रहा है, राजा करप्ट है, ऑफिसर करप्ट है, राजा को हटा के ब्रिटिश रूल इस्टेब्लिश कर दिया जाए और बोला लोगों को अच्छा एडमिनिस्ट्रेशन दिया जा सकता है। कंपनी जो मुगल एम्पायर ये किंग थे उनको भी खत्म करना चाहती थी और आगे चल के खत्म कर दिया। जो कंपनी कॉइन छपता था, प्रिंट होता था, उन पर से मुगल्स का नाम ही हटा दिया और 1849 में गवर्नर जनरल डलहौजी ने अनाउंस्ड किया बहादुर शाह जफर के मरने के बाद जो फैमिली होगी उनको रेड फोर्ट से निकाल दिया जाएगा और दिल्ली के दूसरे प्लेस में रिसाइड कर देंगे। 1856 में गवर्नर जनरल कनिंग ने डिसाइड किया बहादुर शाह जफर लास्ट किंग होगी और उनके बाद कोई भी मुगल किंग नहीं बनेगा इंडिया में और बहादुर शाह जफर के आने वाली जो जनरेशन है कभी राजा नहीं बनेगी। उसके मतलब उनके बाद अब कोई प्रिंस राजा तो नहीं बनेगा, पर राजा नहीं बनेंगे, लेकिन उनका बस ऐसे प्रिंस कह के बोला जाएगा बस। द पीजेंट्स एंड द सपॉइस क्यों ब्रिटिशर के अगेंस्ट हो गई। कंट्री साइड में किसान एंड जमींदार से हाई टैक्स लेते थे एंड कठोर मेथड ऑफ रेवेन्यू रखते थे, मीन्स कठोर मेथड्स ऑफ रेवेन्यू कलेक्शन। बहुत सारे जमींदार ब्रिटिश को टैक्स देने के चक्कर में बहुत उधार ले लेते थे, उधार फिर चुका नहीं पाते थे और धीरे धीरे करके अपनी जमीन खो बैठे। जनरलाइजेशन, फिर जो जनरेशन से जनरेशन जो जमीन थी उन्होंने उसको भी खो दिया। सैनिक कंपनी में काम किया करते थे, सैनिक के बाद भी बहुत रीजन था जिनके वजह से वो गवर्नमेंट से, सरकार से नाराज थे। उनको पैसा मिलता था, लो वेजेस मिलते थे, अलाउंस और कंडीशन ऑफ सर्विस मीन्स अच्छा से काम नहीं होता था, पैसा कम मिलते थे, काम बहुत रहता था, पैसा ही कम मिलता था। इस तरह से तो नाराज तो थे ही सैनिक, तो ये सब की वजह से अनहैप्पी तो थे ही। जो रूल आया था ब्रिटिश ने लगाया था इंडियन सैनिक पे, इंडियन सैनिक के सेंसिबिलिटी थी या रिलीजन बिलीफ्स थी, उनको वायलेंट करती थी। उस टाइम ये माना जाता था कि अगर कोई इंसान समुंदर क्रॉस कर देगा तो वो अपना रिलीजन खो देगा। सैनिक को 1824 में बोला कि आप सबको बर्मा में लड़ने जाना है और सैनिक ने वहां जाने से रिफ्यूज कर दिया क्योंकि सी रूट से जाने को बोला था, तो उसमें से कुछ तो मान गए, सी रूट से जाने को बोला तो मान गए और जो बोले हम सी रूट से नहीं जाएंगे तो उनको पनिशमेंट भी मिली। ये फिर बिग इश्यूज बन गया। इन 1856 में कंपनी ने रूल लाया कि कोई भी इंसान कंपनी में काम अगर करना है आता है तो कंपनी के आर्मी में काम करने आता है तो एक बॉन्ड लिखवाते थे कि आप सबको समुंदर के उस पार भेजा जा सकता है काम करने के लिए। तो ये चीज के लिए आपको पहले से ही रेडी रहना पड़ेगा। सैनिक ने भी रिएक्ट किया कि व्हाट हैपनिंग इन द कंट्री साइड। तो सैनिक का तो किसान वाला फैमिली था, तो किसान का कुछ प्रॉब्लम होने से उसका असर सैनिक पे पड़ेगा बिकॉज दे बिलोंग टू पेजेंट फैमिली, मीन्स किसान की फैमिली से थे उन लोग। तो किसान जो वो गुस्सा थे वो धीरे धीरे करके सैनिक में भी फैल गया क्योंकि एक ही फैमिली के थे। तो सैनिक गुस्सा,
फिर उनकी फैमिली किसान गुस्सा। फिर नेक्स्ट है रेस्पॉन्सेस टू रिफॉर्म्स। ब्रिटिश बोलते थे इंडियन सोसाइटी को रिफॉर्म करने की जरूरत है, बहुत सारे लॉज भी लाए ताकि सती सिस्टम का प्रैक्टिस खत्म हो सके और विडोज के रीमैरिज को सपोर्ट कर सके। इंग्लिश लैंग्वेज एजुकेशन भी बहुत प्रमोट भी किया गया। आफ्टर 1830 कंपनी अलाउडेड की क्रिश्चियनिटी, ताकि क्रिश्चियनिटी मिशन जो फ्रीली फंक्शन कर पाए, इसलिए इंग्लिश को प्रमोट किया। और एक अच्छा चीज भी किया कि सती सिस्टम को खत्म करने की ट्राई किया, ये अच्छा किया। तो प्रॉब्लम भी हुई, तो फिर लोगों को लगा ब्रिटिश तो हमारे रिलीजन, सोशल कस्टम्स और ट्रेडिशनल वे ऑफ लाइफ को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं सबसे। ठीक है, लोग तो किसान, राजा, जमींदार, सैनिक सब रेडी हो गए थे इसलिए रिवॉल्ट करने के लिए। बैकग्राउंड 1857 क्या हुआ था रिवॉल्ट में, तो अब देखेंगे थ्रू द आईज ऑफ द पीपल। अब पीपल की आंखों से देखेंगे लोगों का माइंडसेट कैसा रहा होगा रिवॉल्ट के टाइम। तो एक ब्राह्मण है, ए ब्राह्मण फ्रॉम ए विलेज इन महाराष्ट्र, ये और ना उनके अंकल जा रहे थे मथुरा। तो रास्ते में सैनिकों ने बोला इनको और इनके अंकल को बोला आगे रिवोल्ट होने वाला है, आप लोग मत जाओ, आप लोग फंस सकते हो, हिंदू मुस्लिम को खत्म करे, इस पे रिवोल्ट होने वाला है और आप लोग मत जाइए। ए म्यूटनी बिकम्स ए पॉपुलर रेबेलियन। हम लोगों ने भी नोटिस किया होगा लोग तो अगेंस्ट होते हैं सरकार के, और कभी कभी तो ऐसा होता है कि लोग सरकार पे विद्रोह भारी पड़ जाता है। तो ये तभी पॉसिबल है जब ज्यादा नंबर में लोग सोचते हैं कि सरकार जो कर रही है वो हम सब के लिए ठीक नहीं है और सरकार हमारी दुश्मन टाइप है, और सरकार के कई डिसीजन के बाद लोग नाखुश होते हैं और अगेंस्ट हो जाते हैं सरकार के। इसी टाइप का जो है उसको रेबेलियन बोलेंगे। रेबेलियन हुआ था 1857 में, लोग नहीं खुश थे सरकार के नियम से। तो म्यूटिनी मीन्स सोल्जर्स ग्रुप में डिसओबे करते थे अपने ऑफिसर्स को, उसको बोलेंगे। जब हम जैसे आम जनता अगेंस्ट विद्रोह करती है सरकार पे, उसको हम रेबेलियन बोलेंगे। इस टाइप का सिचुएशन नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया में हुआ था 1857 से 100 इयर्स पहले। राज पे जो हक था, मतलब राज्यों पे हक जमा कर बैठी थी और एडमिनिस्ट्रेशन चला रही थी क्लियरली कौन, ईस्ट इंडिया कंपनी। तो लोग खुश नहीं थे। फिर मई 1857 में ईस्ट इंडिया कंपनी को रिवोल्ट दिखने को मिला और बिग था। ऐसा कि सब कुछ सही हुआ होता तो उस टाइम पे ईस्ट इंडिया कंपनी फिनिश्ड हो जाती और इंडिया को इंडिपेंडेंस भी मिल जाता और इंडियंस का रूलर चलाने लगता। सैनिक ने बहुत जगह पर विद्रोह करा आर्मी ऑफिसर्स के अगेंस्ट, और इसकी स्टार्टिंग हुई थी मेरठ से। और जैसे ये विद्रोह बिग हो गया तो आम लोग भी विद्रोह में शामिल हो गए और रेबेलियन में सैनिक के साथ। हिस्टोरियन ने ऐसा भी कहा कि पूरी दुनिया में ये 1857 वाला जो रेबेलियन हुआ ना, वो सबसे बिग था। फ्रॉम मेरठ टू दिल्ली 29 मार्च 1857 में यंग सोल्जर को फांसी पे चढ़ाया जाता है।
इनका नाम था मंगल पांडे। इन्होंने अपने ऑफिसर पे हाथ उठा दिया था बैरकपुर में। ठीक कुछ दिनों बाद मेरठ से ये न्यूज आई कि बहुत सारे सिपाही ने कहा हम ड्रिल नहीं करेंगे। ये जो न्यू गोलियां आई है ना, मतलब जो न्यू कार्ट्रेज आई है ना गोलियां, इस कार्ट्रेज को मुंह से हटाना पड़ता था। कार्ट्रेज के ऊपर कुछ लेयर टाइप का होता था और उसको मुंह से हटाना पड़ता था। और ऐसी अफवाह खबर फैली कि उसके जो लेयर है वो काव और पिग का फैट है। तो हिंदू मुस्लिम ने मना कर दिया कि हम इस गोलियों का यूज नहीं करेंगे, कार्ट्रिज का इस्तेमाल नहीं करेंगे। फिर 85 सैनिक को सर्विस से निकाल दिया गया। 10 साल की पनिशमेंट मिली क्योंकि उन्होंने अपने ऑफिसर्स की बात मानने से इनकार कर दिया। ये हुआ था कब? 9 मई 1857 में। और ये सब चल रहा था तो इनके रेस्पॉन्स में अदर इंडियन सोल्जर्स मेरठ में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज किया। 10 मई को मेरठ में सोल्जर्स ने मार्च करी, जहां पे जो सैनिक को बंद करके रखा था जेल में, वहां पे अदर इंडियन सोल्जर है ना वो गए। वहां पे ब्रिटिशर जितने थे सबको मारा और अपने सोल्जर दोस्तों को जेल से बाहर निकाल दिया। ब्रिटिशर का गन बारूद वाला ये सब उसको छीन लिया, मीन्स हथियार को छीन लिया और बिल्डिंग्स जला दिया गया और ब्रिटिशर की प्रॉपर्टी को बर्बाद कर दिया गया। और फिर डिक्लेयर करा वार ऑन द फिरंगीज और डिक्लेयर किया कि ये फिरंगीज के साथ हम लड़ाई की अनाउंसमेंट करते हैं। इंडियन सोल्जर ने डिटरमाइन कर लिया था कि ये बार की ब्रिटिशर का राज तो इस बार हम लोग चलने नहीं देंगे। ब्रिटिशर नहीं होंगे तो इंडिया में इंडियन राज करेंगे। मतलब द मुगल इंपीरियर बहादुर शाह जफर। बहादुर शाह जफर दिल्ली में राज कर ही रहे हैं। जब ये फिरंगी चले जाएंगे तो ये हमें भी राज कर सकते हैं। राजा का रूलर, मतलब उस टाइम में डेमोक्रेसी नहीं थी तो राजा का ही रूल चलता था। ठीक है। मेरठ के जो सैनिक है 10 मई को रात में चले और दिल्ली पहुंच गए नेक्स्ट मॉर्निंग को। मतलब पूरी रात चले और ये न्यूज सब जगह फैलने लगी तो दिल्ली के रेजिमेंट्स जो इंडियन सोल्जर थे वहां पे उन सब ने भी रेवेलियन करना शुरू कर दिया फिरंगी के खिलाफ और गन्स बारूद सब ले लिया एंड बिल्डिंग को जला दिया गया। सोल्जर्स जिन्होंने फिरंगीज को मारा ना वो रेड फोर्ट पहुंचे जहां मुगल बादशाह रहते थे और डिमांड करी कि हम लोग को एम्पेरियर से मिलना है। एम्पेरियर मिलना नहीं चाह रहे थे क्योंकि वो बहुत ओल्ड हो चुके थे, क्योंकि एम्पेरियर को लगा कि इतना पावरफुल ब्रिटिश एम्पायर है तो हम सब ब्रिटिश के अगेंस्ट कैसे फाइट करेंगे। फिर फाइनली सोल्जर्स ने बहादुर शाह जी को मना लिया। फिर बहादुर शाह जफर ने कहा मैं लीडर बन जाता हूँ। इन्होंने ये इम्पोर्टेंट काम किया कि और भी जो देश के जो बहादुर शाह जफर ने ये काम किया कि और भी देश के जो रूलर्स है चीफ है ना उन्होंने लेटर्स लिखा कि हम सब ब्रिटिशर के अगेंस्ट रेवेलियन कर रहे हैं। सारा राजा सबको लिखा और वो सब भी रेडी हो गए ये रेवेलियन में आर्मी के साथ। द मुगल डायनेस्टी हैड रूल्ड ओवर ए वेरी लार्ज पार्ट ऑफ द कंट्री, लेकिन बाद में वीक भी पड़ी थी और स्मॉलर रूलर्स चिफडेंस थे, सरदार थे, मुगल रूलर्स के बिहाफ में राज कर रहे थे। लोग मानते थे मुगल को, इसलिए मुगल्स की बात मानी और ये रेवेलियन में आ गए।
ये अंग्रेजों ने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था कि ये राजा, सब जमींदार, सैनिक ईटीसी ये आर्मी के साथ देने लगेंगे। आर्मी वही जो अंग्रेजों के लिए मीन्स ब्रिटिश के लिए जो पहले काम करते थे, बाद में रियलाइज किया कि उनके साथ गलत हो रहा है, इसलिए उन्होंने अंग्रेजों का साथ छोड़ के रेवेलियन करना शुरू कर दिया। और इनका सपोर्ट बहुत सारे राजास ने भी किया और मुगल्स ने भी मुगल से भी सपोर्ट मिला। ओके एवरीवन, थैंक यू सो मच।